This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्तवाल। और प्रॉपर्टी पर अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर भी जा सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार कैसे हैं यहां पर आपको पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। आर्थिक हालात देखते हुए घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना, बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। देश के अहम शहरों में अलग अलग बजट के लिए क्या है सबसे अच्छे विकल्प। रिहायश या निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो में क्यों घटते जा रहे हैं यात्री। घर खरीदना भले ही आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर हो, लेकिन क्या अभी आपके लिए मकान खरीदना मुनासिब है या नहीं, ये फैसला बहुत सोच समझकर लेने की जरूरत है। और ये फैसला करने से पहले जरूरी है कि इंसान अपनी जरूरत, अपनी आर्थिक स्थिति, शहर में प्रॉपर्टी की कीमतें और किराए, इन सभी पहलुओं को अच्छी तरह से जांच ले। प्रॉपर्टी इंडिया में हम इस गणित को सरल बना रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या आप अपने रहने के लिए मकान खरीदें या फिर किराए पर रहें, या इनमें से कौन सी चीज रहेगी आपके लिए फायदेमंद। ये घर बहुत हसीन है और उससे भी हसीन है उस घर का सपना जो आप खरीदना चाहते हैं। लेकिन एक मध्यम वर्ग के प्रोफेशनल के लिए जिस शहर में वो काम करता है वहां रहने के लिए मकान खरीदना हमेशा फायदे का सौदा नहीं होता। कभी कभार किराए पर रहने में ज्यादा समझदारी होती है, खास तौर पर शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों और किरायों के बीच के अंतर को देखते हुए। हालांकि पारंपरिक तौर पर प्रॉपर्टी खरीदना हमेशा फायदे का सौदा ही माना जाता रहा है। खरीद लेते हैं तो हाँ 15 साल आपको तकलीफ होगी, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, बट उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब आपको रेंट नहीं देने की जरूरत है। आप एक रेंट फ्री अपने ओन्ड घर पे रहेंगे और उसमें आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी। तो मेरे जो हिसाब से अगर आप एक जगह पे रहना चाहते हैं, आपने सोच लिया कि दिल्ली मेरा ठिकाना है, मेरा बेस है, तो वहां पे जल्दी से जल्दी आप खरीद सकते हैं घर अपना। इस सब के बावजूद कभी कभी मकान किराए पर लेना ही आपके लिए बेहतर होता है, खास तौर पर उनके लिए जो उस शहर में बसना नहीं चाहते या जिनका बार बार ट्रांसफर होता है। किराए पर रहने का फायदा ये है कि आप अपनी सीमित आय में भी अपनी जीवन शैली के मुताबिक मकान ले सकते हैं जो वैसे आपके बजट के बाहर हो। अगर हम कुछ शहरों को देखें तो उनमें किराए पर रहने और खरीदने की वजह साफ हो जाती है। बेंगलुरु जैसे शहर में जहां देश भर से आए नौकरी पेशा लोगों की तादाद ज्यादा है, वहां पिछले 3 सालों में किराए लगभग 38% बढ़े हैं और प्रॉपर्टी की कीमतें लगभग 13%। ऐसे में 15 लाख रुपए सालाना से ज्यादा की तनख्वाह वाले लोगों को ही यहाँ प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। चेन्नई में पिछले 3 सालों में प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है, लेकिन किराए 10% की दर से बढ़े हैं। यहाँ पर भी 20 लाख से ज्यादा की तनख्वाह वाले प्रोफेशनल्स के लिए मकान खरीदना बेहतर होगा। दिल्ली एनसीआर में किरायों में करीब 30% की बढ़त हुई है, लेकिन दिल्ली में प्रॉपर्टी की कीमतें देश में दूसरे नंबर पर हैं। ऐसे में यहाँ किराए पर ही रहना बेहतर है। मुंबई किराए पर रहने और खरीदने दोनों ही लिहाज से सबसे महंगी नगरी है।
पिछले 3 सालों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में करीब 50% का उछाल आया है। महंगे किरायों के बावजूद यहाँ किराए पर ही रहना समझदारी है। मुंबई के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल पुणे में देखा गया है। किरायों में भी 21.2% की बढ़त हुई है। 15 लाख से कम की तनख्वाह वालों को यहाँ पर किराए पर रहने में फायदा है। तो कई सारे फैक्टर्स है जो आपको कंसिडर करने पड़ती है, जैसे आपका इनकम क्या है, आप जो घर खरीदना चाहते हैं उसका वैल्यू क्या है, ईएमआई कितना है, अगर आप रेंटेड हाउस में रह रहे हैं तो आपका रेंट कितना है, इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेशन देखना पड़ता है। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं एक शहर में, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इस शहर में हम कितने साल रहेंगे, कि हाँ ये जो मैं अभी रेंट दे रहा हूँ वो उसका परसेंटेज क्या है प्रॉपर्टी वैल्यू का। जब एकदम प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, कई जगह पे जो रेंट एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू बहुत कम है, कई जगह तो आजकल 2% है। तो इन 2% में फायदा नहीं है कि आप उसको खरीदें और 12% उस पर इंटरेस्ट दीजिए। मकान खरीदने से पहले और इतना बड़ा लोन अपने सिर पर लेने से पहले अच्छी तरह से अपनी जरूरत और माली हालत का जायजा लें, क्योंकि ये फैसला आपकी आर्थिक स्थिति पर लंबे वक्त तक असर डालता रहेगा। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, एनडीटीवी के लिए। तो क्या है बेहतर आपके लिए, किराए पर रहना या फिर मकान खरीदना? और अगर आप मकान खरीदना ही चाहते हैं तो कब वक्त होता है सही आपके लिए मकान खरीदने के लिए? तो इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित कुकरेजा, जो कि सीएफपी एंड फाउंडर हैं वेल्थ बीइंग एडवाइजर्स के। अमित, स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया आपका। तो शुरुआत, बेसिक सवाल, पहला सवाल यही कि मकान खरीदे तो कब खरीदे और खरीदे तो क्यों खरीदे? देखिए अंजलि, सबसे पहले मैं ये अपने दर्शकों को ये सिंपल करना चाहता हूं कि जो नहीं खरीद पा रहे हैं उनके लिए कोई हताश होने की सिचुएशन नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करें और उसको हमेशा अप्रिसिएशन करते हुए देखें। काफ़ी लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं, कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एचआरए का प्रावधान है थ्रू देयर एम्प्लॉयर, तो वो एचआरए को अगर अवेल कर सकते हैं उसमें भी काफ़ी टैक्स सेविंग्स की जा सकती है। अब आई बात मकान खरीदें या किराए पे लें। आई थिंक मकान खरीदना दो कारण से आदमी मकान खरीदता है और 2 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मकान खरीदना चाहिए। पहला तो उसका इमोशनल रिक्वायरमेंट, कि उसको छत चाहिए अपने सिर के ऊपर और उसको वहाँ पे सिक्योर महसूस होता है, वो लोकेशन अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक तो वो। दूसरा, वो वहाँ पे सुरक्षित महसूस करता है, वो भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा एक फाइनेंशियल रेडीनेस भी होनी चाहिए मकान खरीदने की। तो अगर आप मकान खरीदने के लिए तैयार हैं तो मैं ये 6-7 चीज़ें लिस्ट करना चाहूँगा, उस पर आप ज़रूर ध्यान दें और उसके बाद ही अपना निर्णय लें कि आप वहाँ मकान खरीद सकते हैं और खरीदना चाहते हैं तो क्या आपको आगे खरीदना है या नहीं। पहला, क्या आप फाइनेंशियली रेडी हैं डाउन पेमेंट और ईएमआई करने के लिए? दूसरा, क्या आप म्युनिसिपल टैक्सेस हर साल गवर्नमेंट को देने के लिए रेडी हैं, आपने पता लगाया है कि कितना म्युनिसिपल टैक्स बनता है? तीसरा, आपकी इनकम लेवल, क्या आप लॉन्ग टर्म लोन लेके उस इनकम लेवल से अपनी ईएमआईज को 10-15 साल के लिए सस्टेन कर सकते हैं? चौथा, आप खुद वहां क्या 8 से 10 साल रहने के लिए तैयार हैं? ये बहुत ज़रूरी फैक्टर है, क्योंकि जब आप मकान खरीदते हैं होम लोन लेते हुए तो आपको जो टैक्स के बेनिफिट्स हैं वो कम से कम 5 से 8 साल के लिए एक्रू होते रहते हैं और उतना ड्यूरेशन आपका होल्डिंग होना चाहिए। तो क्या आप उस जगह 8 से 10 साल रहने के लिए तैयार हैं? छोटी मोटी मार्केट में करेक्शन होती रहती है तो आप उसको टाइमिंग करने की कोशिश ना करें कि हमें सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा मिले। अगर आपकी इमोशनल और फाइनेंशियल रेडीनेस है तो आप मकान को खरीद सकते हैं, और अगर नहीं भी खरीद पा रहे हैं फाइनेंशियल रेडीनेस ना होने की वजह से, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप रेंट पे भी काफ़ी टैक्स सेविंग्स कर सकते हैं। यहाँ बहुत से लोगों का मानना होता है कि रियल एस्टेट से बेहतर इन्वेस्टमेंट तो कोई है ही नहीं, वहां पैसे डालेंगे तो बस दिन दुगना रात चौगना हो जाएगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कई लोग लोन लेकर के वो पैसा डालते हैं और लोन का बोझ भी सर पे लेते हैं, क्या ये एक समझदारी वाली बात होती है? देखिए, लोन लेके इन्वेस्ट करना तभी अच्छा है जब आपकी इन्वेस्टमेंट लोन के रेट से बेहतर रिटर्न दे। अगर आपके लोन के रेट से बेहतर आपका रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट का नहीं है तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। और ये एक धारणा है, ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि रियल एस्टेट में हमेशा आपको अप्रिसिएशन होती है। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पिछले 3 से 4 साल के पीरियड में एग्जामिन करें तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स
को डिलीवरी रिस्क की वजह से एप्रिसिएशन नहीं हुआ है और लोग EMIs भी दे रहे हैं और रेंट भी दे रहे हैं। सो बेहतर यही होगा कि आप दूसरे इन्वेस्टमेंट्स ऑप्शन को एक्सप्लोर करें, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रियल एस्टेट ही आपको बेस्ट रेट ऑफ रिटर्न देगा, जो कि हो चुका है पास में, लेकिन अब और भी ऑप्शंस है, आप उनमें अपनी सेविंग्स लगाएं। हो सकता है उनमें आपको इन्वेस्ट करने से आपको बेहतर रिटर्न मिले और आप घर जो आप अभी नहीं खरीद पा रहे हैं आगे जाके जल्दी खरीद पाएं। जी, यह एक बात और उठती है कि जैसे आपने कहा कि जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट वापस रिटर्न मिले। कई लोग मानते हैं कि 20-25 तो मिलना ही चाहिए अगर आप रियल एस्टेट में डाल रहे हैं। अगर किसी इंसान को रिटर्न अच्छा नहीं मिल रहा है तो कब अपना लॉसेस जो है वो बचा के अपने नुकसान को कम करके कब निकलना चाहिए? कौन सा वो एक आप कहेंगे कि वो एक टर्निंग पॉइंट होना चाहिए जब आपको डिसाइड कर लेना चाहिए कि अब ये घाटे का सौदा हो सकता है आगे जाके, अब निकल जाइए? सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगा कि जब आपको कमिटेड टाइमलाइंस में आपको प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हुआ हो, और अगर आने वाले 1-2 साल में भी उसकी डिलीवरी की डेट आती नजर नहीं आ रही है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। और अगर आप रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में हैं और आपने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो वहां तो आप रेंटल इनकम और होम लोन के साथ काफी टैक्स एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हैं। कंपैरिजन में आप दूसरे म्यूचुअल फंड्स या फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं रियल एस्टेट को। और अगर 3 से 5 साल के होराइजन में आपको लगता है कि आपकी रियल एस्टेट की रिटर्न उनके कंपैरिजन में कहीं स्टैंड नहीं करती, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है कि आसपास ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं और उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। सेकंड, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टेड थे और आपकी प्रोजेक्ट डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई है डिस्पाइट द कमिटेड टाइमलाइंस, अगर वो 1-2 साल में भी नहीं होती नजर आ रही है, तो आप एग्जिट कर सकते हैं। तीसरा, आपने जो होम लोन लिया हुआ है उससे आप EMIs भी दे रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, जहां आपको लगे कि ये सेटअप फाइनेंशियली सस्टेनेबल नहीं है, आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप उम्मीद के साथ आगे चलते चलते हालात को इतने खराब होते हुए विटनेस करें, आप पहले ही एग्जिट कर सकते हैं। जी, बात अगर रेंट पर रहने की करें तो वो कौन से लोग होते हैं जिनके लिए रेंटल बेस्ट सिचुएशन रहती है? क्योंकि कई लोग दूसरे शहरों में जाकर के काम करते हैं और वहां उन्हें लगता है कि यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस अच्छे हैं, शायद हमें रिटर्न अच्छा मिले, और वो सोचते हैं हम मकान खरीद लें। लेकिन कौन सी प्रोफाइल आप कहेंगे वो उनके लिए सबसे सही होगा रेंट पे रहना बनस्पत इसके कि वो खरीदें? देखिए, 3-4 चीजें मेरे दिमाग में आती हैं इमीडिएटली जो मैं शेयर कर सकता हूं। पहली, अगर आप अपने ऑफिस के पास रहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल ट्रैफिक की सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि हमें ऑफिस के जितना करीब हो सकते हैं उतना करीब और जितना बेस्ट पॉसिबल लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकते हैं हमें रहना चाहिए। तो नंबर 1, ऑफिस के पास रहें, और अगर वो रेंटल ऑप्शन बेटर है कंपैरिजन टू बाय करके थोड़ा दूर रहना, तो मैं वो रेंटल ऑप्शन सजेस्ट करूंगा। दूसरा, अगर आप उस शहर में ज्यादा लंबे ड्यूरेशन के लिए रहने नहीं आए हैं, आप 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, मैं कहता हूं 3 साल के लिए भी आए, तो भी रेंटल ऑप्शन आपको सूट करेगा। तीसरा, आपको यह देखना है कि लोकेशन वाइज वो जगह अगर आपकी फैमिली के लिए बेहतर है, बच्चों के स्कूल नियर बाय हैं, हॉस्पिटल नियर बाय हैं, ऑफिस नियर बाय हो गया, जो आपकी रोजमर्रा की चीजें हैं जिनको आप यूज करते हैं, मार्केट, हॉस्पिटल, शॉपिंग एरिया, वो भी सब पास में है, तो भी रेंटल ऑप्शन आपके लिए बेहतर है। सो जिससे आपकी लाइफ आसान हो, अगर वो ऑप्शन रेंट पे मिल रहा है तो आप प्लीज उसे अपनाएं। उसमें आप ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना कीजिए कि मुझे कुछ बाय कर लेना चाहिए। जी बिल्कुल, और दिल्ली जैसे शहरों में तो स्कूलों की वजह से कई लोगों ने NCR में अपने मकान छोड़ करके किराए पर रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ साफ तौर पर जो हमें सुनने को मिला है कि आप अपनी जरूरत को नापें, तोलें और उसी हिसाब से चुनें कि आपको क्या करना है। और हमने आपको बता ही दिया है कि फाइनेंशियली आपकी कैसी सिचुएशन होनी चाहिए, आर्थिक तौर से आपको किस तरह के हालात में होना चाहिए जिससे पहले आप इन्वेस्ट करें। अमित, आप स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी आपने दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।